हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं ये क्लास 9 का फिजिक्स का साउंड चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन वीडियो। ठीक है, आपको क्लासेस में जो है साउंड का जितने भी मेन टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट मी टर्न ऑन माई ब्रश, देन आई विल स्टार्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना। वेट अ सेकेंड। तो जब इसको जूम करते हैं तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न आता है वो है, ध्वनि किसका रूप है। ध्वनि जो है वो ऊर्जा का रूप होती है। साउंड जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्वनि उत्पन्न कब होती है? आपको बताया गया है कि जब हम दो वस्तुओं को टकराते हैं, तो जब वस्तुएं टकराएंगी तो घर्षण उत्पन्न होगा। जब वस्तुएं टकराएंगी तो खुरचेंगे तब भी ध्वनि उत्पन्न होगा। जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तब भी ध्वनि उत्पन्न होगा। मतलब सारे के सारे फैक्टर्स से साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपमान वस्तु द्वारा। याद रखिए, जिस बॉडी के अंदर कंपन करने का, वाइब्रेट करने का कैपेसिटी होता है उसी बॉडी में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो थर्ड का ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ध्वनि है उत्पन्न होती है कंपमान वस्तु द्वारा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का संचरण होता है। मतलब ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस माध्यम के द्वारा आगे बढ़ सकती है? ठोस के माध्यम से बढ़ सकती है, द्रव के माध्यम से बढ़ सकती है, गैस के माध्यम से बढ़ सकती है। मतलब ध्वनि का जो संचरण है वो तीनों माध्यम में हो सकता है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वह क्या कहलाता है? मतलब ये कहा गया है कि जिस पदार्थ से होकर ध्वनि आगे बढ़ रही है उसे हम क्या कहेंगे? जिस पदार्थ से होकर ध्वनि आगे बढ़ रही है उसे हम माध्यम कहेंगे। समझ में आ गया? 6 नंबर देखेंगे, जनरली हम उसको मीडियम बोलेंगे। ध्वनि संचरण के लिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपको याद रखना है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम क्या है? जनरली ध्वनि जो होता है वो वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो सामान्य माध्यम का अगर बात किया जाए तो यहाँ वायु है, जल है, ठोस है। ध्वनि तो तीनों से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, बट सामान्य का मतलब है अधिकतर ध्वनि कहाँ से होकर जाती है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो हवा से होते हुए, वायु से होते हुए स्पीकर तक पहुँच रही है, माइक्रोफोन तक पहुँच रही है। ठीक है, तो मतलब ध्वनि सामान्यता जो माध्यम से विचरण करती है, संचरण करती है, उसे हम वायु कहेंगे, एयर कहेंगे, जो है सबसे कॉमन मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ माध्यम बोलता तो तीनों का तीनों आंसर सही हो जाता, उपरोक्त सभी सही हो जाता। फिलहाल इसका ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। हमें ये बताया गया है कि किस माध्यम में जो ध्वनि है वो संचरित नहीं होती। देखिए, जब हमारा वातावरण से हवा हटा दिया जाए तो माध्यम हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं निर्वात। तो सामान्यतः ध्वनि जो होती है वो निर्वात से संचरित नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन आवर क्लासेस। हमारी क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था कि जिस तरंग को, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। बेसिकली ये समझेंगे। ठीक है, तो ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो देखिए लिखा भी है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंग क्या बनाते हैं? आपको बताया गया था बोर्ड में इस टाइप से डायग्राम बना बना के, है ना। तो ध्वनि तरंग क्या बनाते हैं? संपीड़न बनाते हैं, विरलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ध्वनि तरंग? तो ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन बनाकर आगे बढ़ते हैं विक्षोभ के माध्यम से। ठीक है, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ की संचरण के दिशा के समांतर होता है वह क्या कहलाती है? अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहा गया है कि एक ऐसा कण है, ठीक है,
जिससे अगर ध्वनि पार हो रही हो या प्रकाश पार हो रहा हो तो उस कण का जो विस्थापन होगा वो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, तो उसे हम किस प्रकार का तरंग बोलते हैं। तो ये आपको समझना है कि जब दिशा समांतर होगी, फिलहाल इस क्वेश्चन को टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको इतना बताते हैं कि जो हमारा विक्षोभ होता है, विक्षोभ की दिशा के समांतर जब विस्थापन की दिशा हो जाती है, मतलब हमारा जो वाइब्रेशन का दिशा है, ठीक है, उसके ठीक पैरेलल हमारा डिस्प्लेसमेंट का दिशा अगर हो जाता है, तो 11 नंबर में हम ये देख पाएंगे कि जो सही आंसर होगा वो है अनुप्रस्थ तरंग। आपको ये याद रखना है कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग कौन है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश जो होता है, याद रखना है कि प्रकाश में जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ हमेशा समांतर होता है विस्थापन का, ठीक है। अब ध्वनि में क्या होता है? ध्वनि में जो विक्षोभ होता है वो लंबवत होता है विस्थापन का। जैसे कि अगला क्वेश्चन में देख पा रहे हो, जिन तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन ना कर तरंग की चलने की दिशा में लंबवत अपनी विरामावस्था के ऊपर कंपन करते हैं। मतलब क्या होता है कि इस तरह के तरंगों में जो कंपन होता है वो चलने की दिशा, मान लीजिए तरंग इधर जा रहा है तो कंपन भी इसी दिशा में होगा। तो इस तरह की टेंडेंसी जो है, इस तरह का जो क्वालिटी है, वो होता है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग में, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। तो आपको सिर्फ इसको टेक्निकली याद रखने के लिए याद रखना, अनुप्रस्थ में समांतर होगा, अनुदैर्ध्य में लंबवत होगा, अनुप्रस्थ में मतलब ट्रांसवर्स में पैरेलल होगा, और लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अभी बताएं हम, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग के मुख्य विलक्षण क्या होते हैं? ध्वनि तरंग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? देखिए, ध्वनि तरंग में आवृत्ति होती है, मतलब कि कंपन हो रहा है, अब 1 सेकंड में जितना कंपन होगा वो आवृत्ति है। आयाम होता है, आयाम मतलब जो सबसे अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे हम आयाम कहते हैं। वेग होता है, वेग मतलब एक तरह से आप जान रहे हो विस्थापन प्रति इकाई समय को वेग कहते हैं। ये तीनों गुण जो है ध्वनि में पाए जाते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी तीनों क्वालिटी साउंड वेव में होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब ध्वनि तरंगे माध्यम तरंगे जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती हैं तो निम्नलिखित में परिवर्तन होता है। हमसे ये कहा गया है कि जब ध्वनि किसी माध्यम में आगे बढ़ेगी तो किस चीज में परिवर्तन होगा, ठीक है। घनत्व में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा, किस चीज में परिवर्तन होगा? तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो विक्षोभ बनाती है, और विक्षोभ जो होता है वो घनत्व और दाब दोनों को थोड़ा बहुत माइनर परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। और ये तभी परिवर्तित होगी जब संचरण हो रहा होगा। संचरण जो है बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ये परिवर्तन भी स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। किसी तरह का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, दाब कम होता है, घनत्व और दाब दोनों कम होता है, घनत्व कम होता है और दाब अधिक होता है। मतलब ये जो कंप्रेशन रीजन होता है, ये जो संपीड़न वाला क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र कैसा होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जब भी संपीड़न बनता है तो वहाँ घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है, और जब भी विरलन बनता है तो वहाँ भी घनत्व कम होगा और दाब भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 17 नंबर क्वेश्चन में? विरलन क्या है? इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको कंप्रेशन, ठीक है। तो विरलन जो है उसको रेयर फ्रैक्शन या रेयर बोलते हैं। अब विरलन है क्या? निम्न दाब का वह क्षेत्र जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो विरलन होता है उसमें दाब मतलब प्रेशर भी कम होगा, घनत्व की क्या हो जाएगा? घनत्व भी कम हो जाएगा। तो विरलन जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दाब काफ़ी कम होता है। इसके अलावा जो कण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी तरंग का शिखर क्या कहलाता है? आपको इस टाइप का एक ग्राफ बताया गया था, आपको याद होगा। तो शिखर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम श्रृंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा श्रृंग। इसके अलावा जो किसी भी तरंग का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, ये गर्त कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर है क्रस्ट, ठीक है। पीक जो होता है किसी भी वेव का, ये जो पीक पॉइंट है, इसको हम, पीक जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्रस्ट, और ये हिस्सा को ट्रॉप बोलते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है,
दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। आपको क्लास में भी ये बताया गया था कि जब भी हम दो सक्सेसिव कंप्रेशन या रिलैक्सेशन या रेयर फ्रैक्शन लेते हैं तो हमारा ये जो है ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग बहुत सारा लिखे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपको याद रखना तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है। एक सेकंड में जितना भी दोलन होता है उसे हम क्या कहेंगे। एक सेकंड में होने वाला दोलन या कंपन को जो है हम हमेशा आवृत्ति कहते हैं। पर सेकंड जो ऑक्सीलेशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, हर्ट्ज से ये कराया गया है ऑलरेडी। फिर लिखा है दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं। देखिए, दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन या दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन को किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या है, टाइम पीरियड का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, इसका ऐसा ही मात्रक आपको पता है, सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। आवर्ती और आवर्तकाल में क्या अंतर है। हम बताए थे ईटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/t। तो देखते हैं कहाँ आंसर लिखा हुआ है। यहाँ ईटा इक्वल्स टू 1/t और यहाँ पर है t इक्वल्स टू 1/ईटा। देखा जाए तो ये दोनों आंसर सही है। हमें आवृत्ति पहले बोला है, आवर्तकाल बाद में बोला है, तो आवृत्ति यहाँ माने और आवर्तकाल यहाँ माने। तो आपको याद रखना है दो हमारा रिलेशन है। तो फिलहाल जो है ये वाला आंसर जो है इसमें सही दिया गया है t इक्वल्स टू 1/ईटा। बट ये भी जो हमारा लिखा हुआ n इक्वल्स टू 1/t ये भी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है ऑप्शन में कुछ और लिखने का कोशिश किया गया होगा बट सही आंसर ये बताया गया है। दोनों ही आंसर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं। जब भी किसी सोर्स से किसी स्रोत से ध्वनि निकलती है तो हमारा मस्तिष्क जो है उसे अनुभव करता है। ठीक है, और अनुभव करने के बाद जो है वो समझ पाता है कि हाँ ये जो ध्वनि आ रही है ये फ्लूट का ध्वनि है, हाँ ये ध्वनि जो आ रही है ये हारमोनियम का ध्वनि है, ये तबला का ध्वनि है। तो इस प्रवृत्ति को कहते हैं हम तारत्व। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा दिमाग का सेंस ऑर्गन है जिससे हम ध्वनि को पहचान पाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का, उसको तारत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी ध्वनि आप पहचान पा रहे हो कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा कोई और बोलेगा तो उसकी ध्वनि पहचानोगे, तो ये कहलाता है तारत्व। नेक्स्ट है जिस ध्वनि में तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तारत्व होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है वो आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो हमारा इंग्लिश में जो तारत्व होता है उसे हम कहते हैं अगला हमारा प्रश्न है कि जो हमारा तारत्व होता है वो आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तारत्व का मतलब क्या है, तारत्व का मतलब है रेजोनेंस। ठीक है, तो जो हमारा रेजोनेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब अगर रेजोनेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है, तारत्व कम है तो आवृत्ति भी क्या है, कम है। तो आपको ये याद रखना है जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ के तरंग को क्या कहते हैं। तो हमसे ये बोला गया है कि किसी माध्यम के दोनों ओर अधिकतम जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, अधिकतम दो तरंग का पैटर्न बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ये कहा गया है हमसे 28 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि जो अधिकतम विक्षोभ उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक अनुप्रस्थ तरंग अगर बनाते हैं तो अधिकतम विक्षोभ जो है आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो डिस्टेंस बना है, ये जो दूरी बना है, इसको हम बोलते हैं विक्षोभ। ठीक है, और अधिकतम विक्षोभ जो है फिलहाल इसको आयाम बोलेंगे, हम इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता और मृदुता किस पर निर्भर करती है। प्रबलता को हम बोलेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगा,
तो याद रखना है जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है हमारा वो जो है 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये हमारा आवृत्ति पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमारा प्रबलता या मृदुता जो है आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी प्रबलता उतना अधिक होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है क्वेश्चन को 29 नंबर क्वेश्चन को कि जो हमारा लाउडनेस होता है या इंटेंसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति एकदम एक समान है, मतलब मान लीजिए 5 सेकंड तक 60 हर्ट्ज का साउंड बाहर आया, ठीक है, तो उस तरह का साउंड का जो पैटर्न है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टोन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस ध्वनि का प्रबलता अधिक होगा। अब हमसे ये पूछा गया कि किसकी प्रबलता अधिक हुई। प्रबलता उसी का अधिक होगा जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब कि हमारा फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा ध्वनि है जो कानों में अधिक चुभती है। अगर हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो जो कार का हॉर्न है, जब भी कार के हॉर्न बजते हैं तो आप अपने कान ज़्यादातर टाइम बंद कर लेते हो। इसका कारण ये है कि उसकी जो आवृत्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा कार का हॉर्न। ठीक है, कार हॉर्न। नेक्स्ट है हमारा किसी ध्वनि के तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग में क्या संबंध होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल्स टू ईटा इंटू लेमडा। अब ये v इक्वल्स टू ईटा इंटू लेमडा फॉर्मूला जो होता है इसका मतलब है वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य। ये हमारा सही रिलेशन है। ए नंबर वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। 32 नंबर जो होगा उसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 33 नंबर, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड से में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी एकांक सेकंड में, मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितना ध्वनि गुजरता है उसे हम कहते हैं ध्वनि की प्रबलता। तो याद रखना है, सॉरी, उसे ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसको एक बार अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड में जितना ध्वनि ऊर्जा गुजरेगा उसे हम कहेंगे ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और आपको ये याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप क्या होती है। कानों में जो हम ध्वनि सुनते हैं उस ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और उसको मापने के लिए हम जो है प्रबलता वर्ड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 34 नंबर जो है प्रबलता आंसर सही होगा कि मेजर ऑफ सेंसिटिविटी, कान के लिए जो ध्वनि का सेंसिटिविटी है वो हम इंटेंसिटी से ही समझ पाते हैं। और इंटेंसिटी को किस में मापते हैं, इंटेंसिटी को हम मापते हैं डेसिबल में, डीबी। ठीक है, थर्टी फाइव नंबर, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो वायुमंडल में या वातावरण में कणों के बीच में गति उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और गति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तब होगा क्या कि ध्वनि जो है एक दिशा में गति कर नहीं पाएगी, तो उसका जो हमारा डायरेक्शन है वो होगा डेविएट। और अगर डायरेक्शन ठीक से बढ़ नहीं पाएगा तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि 35 नंबर जो क्वेश्चन है डायरेक्शन ना जाने के चलते आंसर हो जाएगा बी नंबर, घटती है। मतलब कि जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा जो सिस्टम है, मीडियम है, उसमें पार्टिकल जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। और जब पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो जो हमारा साउंड है वो बिखरने लगेगा, वो ठीक से आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है वेग है वो क्या हो जाता है, चाल जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है। वैसे इस चीज़ को 11 में डॉपलर इफेक्ट से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी ऑप्शन में नहीं है, 331 दिखाई दे रहा है, तो 36 नंबर जो है इसको आप 331 मीटर पर सेकंड सही मान सकते हो।
25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 25 डिग्री सेल्सियस में पानी में जो है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें ध्वनि की चाल होगी 1531 मीटर पर सेकंड। निम्न में से किस पदार्थ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? आपको याद रखना, जो ठोस पदार्थ है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो हमारा लोहा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमें ये समझना है कि किसी पिंड की गति अगर ध्वनि की चाल से तेज हो जाए तो हम जो है उसे कहेंगे प्रतिध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य के लिए कानों की श्रव्यता परास क्या होती है? प्रतिध्वनि मतलब हो गया हमारा रेजोनेंस। ठीक है। तो सामान्य एक्चुअली प्रतिध्वनि मतलब बोल सकते हैं रेजोनेंस, बट ये चेक करिएगा प्रतिध्वनि का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परास क्या होता है? वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि का परावर्तन कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन एक चिकने सतह से होता है, उसी प्रकार से ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो भी चिकने सतह से ही होता है। तो 41 का डी नंबर सही बताया जा रहा है आंसर। इसके अलावा खुरदरी, तो आप ये भी जानते हो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो रुखड़े सतह से भी होता है। इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं, इस तरह के परावर्तन को विसरित परावर्तन बोलते हैं। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। पानी की स्वतः से तो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ध्वनि का भी परावर्तन हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि का परावर्तन हर प्रकार के पृष्ठ से होता है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तो ये बोला गया है विद्युत। विद्युत आंसर नहीं होगा। अपवर्तन तो 10 का टॉपिक आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा तरंग। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। ठीक है, मतलब एक तरह का ऊर्जा को संचरित करने का रूप है जो कि किसी माध्यम को गति कराने में, मतलब किसी माध्यम में गति करता है और कणों को गति करवाता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप बोर्ड में एक डायग्राम बनाया गया था। ठीक है, उस डायग्राम की मदद से समझ सकते थे। इस टाइप का एक डायग्राम था कि इस तरह से डॉटेड लाइंस था और यहाँ पे ईयर्स बनाया हुआ था। ठीक है, तो आप देख पा रहे थे कण जो है आगे पीछे होकर के थोड़े थोड़े गति करते थे। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आपको ये याद रखना है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण तो होती है, बट ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा 43 नंबर का? 43 नंबर का सबसे बेस्ट आंसर अगर आप देखते हो तो आंसर विल बी सी नंबर, कंपन, वाइब्रेशन। सितार का तार खींचने से तार में क्या उत्पन्न होता है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, सितार का तार अगर हम खींचेंगे तो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, और ध्वनि उत्पन्न हो रहा है मतलब अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो 44 नंबर जो है तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये है, सितार का तार खींचने से तार में कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? अगर हम ध्यान से देखें तो जो सितार का तार जब खींचा जाता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंग नॉर्मली लिखा गया है। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपग्रामी अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें ट्रांसवर्स वेव तो बनता है, बट एक तरह का प्रोपगेटिंग ट्रांसवर्स वेव बनता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आंसर में जो है हमको थोड़ा अटपटा लगा इसका आंसर, बट सही आंसर अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। शीर्ष और समीप वाले गर्त की बीच की दूरी क्या होती है? हमसे ये कहा गया है कि शीर्ष और समीप वाला जो गर्त है उसकी बीच की दूरी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द नियरेस्ट ट्रॉ इज, मतलब कि जो डिस्टेंस है टॉप और नियरेस्ट ट्रॉ के बीच में वो क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे बनाओगे इस टाइप से, तो हमसे ये कहा गया है कि शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी जो है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। दूसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य की बराबर होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, तरंग दैर्ध्य की दुगनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये ध्यान से समझना है कि डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द टॉप
एंड द नियरेस्ट ट्रॉ, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है हमारा तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। ठीक है, तो एक अलग तरह से भी तरंग दैर्ध्य का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। लेकिन वो डिस्टेंस जो है इस टाइप का डिस्टेंस होगा, आपको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज से आवर्तकाल का मान क्या होगा? आवृत्ति दिया हुआ है, मतलब कि ईटा का वैल्यू हमें दिया है 100 हर्ट्ज। आपको आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1/t। टी की जगह में जब 100 बैठाएंगे और 100 को इससे भाग देंगे तो आएगा 0.01 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर। वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय में तय करता है वह क्या कहलाता है? अब यहाँ बोल रहा है कि 1 सेकंड में संपीड़न या विरलन जो दूरी तय करता है हम उसे क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, जब भी दूरी का बात किया जाएगा संपीड़न विरलन के द्वारा तो वो हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, जब भी उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनता है तो उसे हम संपीड़न कहते हैं। हाई डेंसिटी वाला एरिया बनता है तो हम उसे कंप्रेशन बोलेंगे, और निम्न घनत्व वाला बनेगा तो हम उसे विरलन बोलेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में लिखा भी है, निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विरलन कहते हैं। ठीक है, उसे हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन लिखा हुआ था पीछे। आगे है 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान से समझना है कि जिस ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है उसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड, श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव। ठीक है, इसके अलावा जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे हम बोलते हैं अश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव। इसके अलावा जिसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है, इससे हर बार एक फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अब देखिए यहाँ पे पहला बात तो हमें ध्यान से समझना है कि जो ध्वनि तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत होगा, अनुप्रस्थ वाला। अब यहाँ बोला है यांत्रिक है या अयांत्रिक है। देखिए यांत्रिक तरंगे जो होती है उन्हें माध्यम की जरूरत होती है, और ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होगी। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, इसे हम जो है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान से समझना है कि अगर हम जो तरंग यूज़ कर रहे हैं वो पराश्रव्य तरंग है। पराश्रव्य तरंग का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब अगर 20 हर्ट्ज से आवृत्ति कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो है इंफ्रासोनिक वेव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो टेक्निक होता है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सोनार मेथड। ठीक है, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको इसमें मानव कान के बारे में भी पढ़ना है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि मानव कान का वो हिस्सा जो कि द्रव से भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कर्णवृत्त कोकेला। कोकेला पार्ट जो होता है वो लिक्विड फील्ड रहता है उसमें। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत की एक विशेषता है। यदि तरंग का आयाम बढ़ता है तो यह घट जाता है, यदि तरंग का आयाम बढ़ता है तो यह बढ़ता है। उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे तरंग फैलती है। तो 54 नंबर का आंसर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है ये ध्वनि के स्रोत की एक विशेषता होती है। आवृत्ति जितना अधिक होगा, ठीक है, हमारा जो है लाउडनेस मतलब कि हमारा प्रबलता जो है ध्वनि का वो भी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक यांत्रिक तरंग में एक विक्षोभ एक माध्यम से फैलता है। माध्यम के कण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। माध्यम के कण यादृच्छिक दिशाओं में कंपन करते हैं। माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति से नहीं हटते हैं। तो हमें ये समझना है कि यांत्रिक तरंग जब भी बनता है तो हमेशा जो है एक विक्षोभ बनता है, मतलब एक पैटर्न बनता है आगे बढ़ने का, जो है संपीड़न और विलयन का पैटर्न। तो ये एक विक्षोभ के साथ आगे बढ़ता है, एक डिस्टर्बेंस के साथ ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट
और वो डिस्टरबेंस परमानेंट नहीं होता, ठीक है, बस पार्टिकल्स थोड़ी बहुत आगे पीछे होते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो हम बताए थे। रिंगिंग नहीं होता है, रेंजिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर, धातु के भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पुल है, उसमें क्रैक आ गया है, बट क्रैक्स को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्रैक्स बहुत छोटे हैं, तो उसका पता करने के लिए जो है हम किस तरंग का प्रयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है, हम जो है पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारा 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हृदय की जो धड़कन का ग्राफ बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, हृदय वर्ड आया मतलब कार्डियो वर्ड होना चाहिए। कार्डियो वर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ देख रहे हो इको कार्डियोग्राफी, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है 59 नंबर, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति उतनी अधिक होती है और तारत्व कितना होगा? तो हमें ध्यान से समझना है कि आवृत्ति जितना ज़्यादा होगा तारत्व भी उतना ज़्यादा हो जाता है। तो 59 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक होगा, क्योंकि आवृत्ति तारत्व के ऊपर सीधे सीधे निर्भर करती है। तारत्व बढ़ रहा, आवृत्ति भी बढ़ रहा, आवृत्ति बढ़ रहा, तारत्व भी बढ़ रहा है। कम हो रहा है आवृत्ति तो तारत्व भी कम होगा। 60 नंबर, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण कर पाते हैं? देखिए, हम समझ पाते हैं कि अलग अलग ध्वनि किस प्रकार की है। जैसे मान लीजिए बस का ध्वनि आप पहचान लोगे, आप कार का ध्वनि पहचान लोगे, तो ध्वनि को अलग अलग पहचानने की जो कला है, जो विशेषता है, इसे हम कहते हैं तारत्व। तो आपको याद रखना 60 का सही आंसर बी नंबर होगा। तरंग के द्वारा संचरित क्या होता है? हमसे पूछा है कि तरंग के द्वारा क्या संचरित होता है? ऊर्जा संचरित होता है, संवेग संचरित होता है, या दोनों? मतलब जो तरंग है वो किसके द्वारा संचरित होता है, हमसे ये पूछा गया है। जो वेव है वो किसके द्वारा आगे बढ़ता है, ये हमें समझना है। तो हमें ध्यान से समझना है कि अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रही है तो उसमें वेग है, और अपना कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही होगा, ठीक है, तो ये संवेग हो जाएगा। इसके अलावा उसमें ऊर्जा तो होगी होगी, तो दोनों का दोनों सही आंसर होगा कि दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तने धागे में संचरित ध्वनि क्या हो सकती है? तो 62 नंबर क्वेश्चन में हम ये देख पाए थे कि जब भी धागा तना हुआ होता है तो उसमें अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, जैसे सितार में उत्पन्न होगा। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा बी नंबर। 63, एक लंबी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी गई है, इसके एक छोर को इसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचरित क्या होगा? तो एक लंबी जो है स्प्रिंग है, जिसको लटकाया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक एंड से जो है हम इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? लेंथ विच विल, मतलब बताया है कि जैसे ही हम इसको धक्का देंगे तो ये किस प्रकार का तरंग बनाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का कोई स्प्रिंग है मान लो, और इस स्प्रिंग को जो है एक तरफ से इस तरह से दबाया जा रहा है, तो जब इसको दबाया जाएगा तो आप देखोगे कि स्प्रिंग के जो हिस्से हैं ये आपस में सामने सामने आ जाएंगे। ये जो हिस्से नज़र आ रहे हैं ये कुछ इस तरह से ऐसे सामने सामने ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से सामने आ रहे हैं तो ये संपीड़न बना रहे हैं, है ना। ये हम देख पा रहे हैं कि इसमें संपीड़न बन रहा है। तो 63 नंबर का जो सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर संपीड़न बन रहा है, इसके अलावा जब छोड़ देंगे तो गैप वापस क्रिएट हो जाएगा, तो विरलन बनने लगेगा, तो इसे हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि के परावर्तन के कितने नियम हैं? जितने नियम प्रकाश के परावर्तन के होंगे उतने ही नियम इसके भी होंगे, तो 2 नियम हैं। आगे, ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किस में किया जाता है? मतलब कि ध्वनि जो है उसको बहुत बार परावर्तित किस जगह पे किया जाता है? तो बोला है कंट्यू में, कंट्यू मतलब हियरिंग लॉस में, मतलब अगर किसी को सुनाई ना दे, मेगाफोन में, लाउड स्पीकर में। तो हमें ये समझना है कि ध्वनि का लगातार परावर्तन इन सभी चीज़ों में होना चाहिए, है ना। तो 65 का डी नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई हॉल में बैठे हो, उस हॉल में कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई लड़का यहाँ है उसको भी इसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई यहाँ है उसको भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, और इक्वल इंटेंसिटी पे सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार ध्वनि का परावर्तन छत से हो रहा है, छत में ऐसा मटेरियल का, ठीक है, सीलिंग लगाया गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि होना। इसके अलावा अनुरणन करना। तो जब प्रतिध्वनि बहुत ज़्यादा होने लगती है,
ठीक है। तो प्रतिध्वनि का मतलब होता है साउंड का रिटर्न आना, उसे हम प्रतिध्वनि कहेंगे, ठीक है। और अनुरणन का मतलब होता है कि साउंड का बहुत ज़्यादा परावर्तन होना, तो याद रखेंगे इसे कहेंगे हम अनुरणन, रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व डैश दाब को दर्शाता है। अगर घनत्व ज़्यादा है तो दाब क्या होना चाहिए, दाब भी अधिक होना चाहिए। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 66, पित्ताशय और गुर्दे की पथरी का पता लगाने में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जनरली जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का मतलब अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा तुम्हारा पराध्वनि सूचकांक का। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कितना होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई इंसान पहाड़ के सामने अपना नाम चिल्लाया, उसका आवाज़ इस तरह से गया और टकरा के वापस आया और उसे बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है बोली गई ध्वनि के बीच कितना समय होना चाहिए, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय कितना होना चाहिए, ये हमसे कहा गया है 69 नंबर क्वेश्चन में। तो जो समय होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। मतलब अगर दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होता है तो हमने जो भी बात कही थी वो बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पे देख पा रहे हो स्प्रिंग को खींचा गया है, तो इस जगह पे यहाँ पे देख पा रहे हो कंप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन मतलब यहाँ संपीड़न बन रहा है, फिर विरलन बन रहा है, फिर संपीड़न, फिर विरलन। अब बताया किस प्रकार का तरंग है। सिंपल है कि डायग्राम से ही समझ जाओगे, जब बनता है संपीड़न विरलन तो वो होगा अनुदैर्ध्य तरंग, और जब शीर्ष और गर्त बनता है तो अनुप्रस्थ तरंग। तो आई होप जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी बुक सोर्स आप यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू यूज़ दैट सोर्स और गेट रेडी फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ये जल्द ही वीडियो ये अपलोड हो जाएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये था आपका साउंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको समझा दिए। इतने क्वेश्चंस करके आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे ऑफलाइन बैचेस जो है जल्द ही 10th क्लास के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहो तो हमें जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप पुरानी वीडियोस को देखिए या फिर मेरा नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। और उस नंबर पे आप कॉल करके क्लास के रिगार्डिंग जो है हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8709776119, ठीक है। क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नए 10th क्लास का बैच, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, क्योंकि जैक बोर्ड में एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे टफ किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा बात है, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करोगे तब जाकर ही आगे नॉलेज काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वीडियोज़ को।